हमने पिछला सवाल शुरू किया था यूनिवर्सल लिमिटेड, याद है? वो खत्म नहीं हुआ था। अच्छा जी, कहां तक हुआ था जी हमारा सवाल? मेरा ख्याल अकाउंट हमारे सारे कंप्लीट हो गए थे, कुछ रह तो नहीं गया था? वर्किंग हुई थी। अच्छा जी, बच्चों ये सारी बातें हो गई थी, उसमें कुछ रह गया था? ये 8.2 मिलियन और 3 मिलियन का गेन रिकॉर्ड हो गया था। मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8.2 मिलियन। 8.2 मिलियन कहां पे रिकॉर्ड हुआ? अच्छा जी, सारे तकरीबन हम अकाउंट बना चाहिए। चलो कोई समझ आएगा तो कर लेंगे दोबारा। बच्चों तरीका सीख लें। सबसे पहले आपने लिखना है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है जी? यूनिवर्सल लिमिटेड। और यहां पे फिर क्या आएगा जी? स्टेटमेंट। of cash flows for the year ended, तारीख क्या है जी? 30 जून। (2017). बच्चों क्या उसने डायरेक्ट मेथड से कहा था? डायरेक्ट मेथड है तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ऐसी है? फ्रॉम डेटर्स या कस्टमर्स जो भी होंगे। सवाल में देखें कहीं पे डेटर अकाउंट बनाया था हमने, ये डेटर अकाउंट बनाया था। क्या ये कैश है? 144034। इसको वर्किंग नंबर 1 दे रहे थे, 144034। 144034 कैश पेड कैश पेड टू सप्लायर्स। बच्चों ध्यान से, अगले सवाल की एक एक वर्किंग आपने करनी है। हाँ जी, इसलिए ध्यान से। कैश पेड टू सप्लायर बच्चों 181750 है, वर्किंग नंबर 2 181750। वर्किंग नंबर 2। उसके बाद है जी अदर एक्सपेंसेस पेड। अदर एक्सपेंसेस पेड, अक्रूड लायबिलिटीज, याद है हमने अकाउंट बनाया था अक्रूड लायबिलिटीज का। और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लिखे थे 46766। 30240 याद है? 30250। वर्किंग नंबर 3। बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम, नहीं हाँ ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशंस।
हाँ जी, आंसर निकाला जरा। तो प्लस माइनस तो कर लो यार। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैलकुलेटर आपके हाथ में होने चाहिए। 67966 माइनस में। उसके बाद आ जाएगा बच्चों टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। टैक्स पेड कितना है बच्चों? क्वेश्चन में टैक्स की कोई बात हुई है पहले चेक कर लें। टैक्स एक्सपेंस बात हुई है 15,000। हमने ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कोई अकाउंट बनाया था, यस 13,000। टैक्स पेड कितना है जी? 13,000। बच्चों क्या मेंटेनेंस इनकम भी कोई है? एक मिनट, क्या बच्चों की मेंटेनेंस इनकम है? 6,200। क्या वो मेंटेनेंस इनकम भी आनी चाहिए थी? वो हमने मिस कर दी। जरा मेंटेनेंस इनकम कहां पे आनी चाहिए थी? क्या सुनिए, एक बच्चे की पेमेंट का मसला है, उसका मसला हल कर रहे हैं, तो उसी को चस्के ले रहे हो। अच्छा जी, अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे क्या आना था? एक चीज आनी थी, मेंटेनेंस इनकम रिसीव्ड। कितनी मेंटेनेंस इनकम आ रही थी? 6,200। चेक कर लो जरा। अच्छा, एक गलती हमने यहाँ पे भी की है, क्योंकि सवाल हमें उस दिन ही याद है सारा, आज भूले हुए सारा कुछ। हाँ वही बात बच्चों, ये जो हमने डेटर से पैसे रिसीव किए थे ना, तो सेल का कितने परसेंट था? 60% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% तो कैश सेल है। तो 273 का अगर मैं करूं 40% लूं तो वो कैश सेल आएगी। हालांकि ये वर्किंग हमने उस दिन की हुई थी, लेकिन वो बीच में गैप आ गया 2 दिन का, वो याद नहीं रही चीजें।
यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा मैंने, ये देखो 109,200 ये भी आना था। तो सवाल जब कंप्लीट ना हो तो बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। हाँ अच्छा जी 109,200। तो बच्चों इन दोनों को जमा करके यहाँ पे लिखेंगे 144,034 प्लस 109,200 इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 253। तो बच्चों अब आपका जरा देखो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, चेक कर लें। टू 53234 आंसर बताएं जरा क्या आता है, मैच भी करना चाहिए यार। 47,434 इंटरेस्ट टैक्स पेड क्लियर सबको? नहीं क्लियर? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड हाँ जी इंटरेस्ट कितना पे किया? 3500। तो कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आंसर निकाले शाबाश 30934 पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। उसके बाद है जी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अच्छा जी। उसके बाद मुझे बताइएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट को क्लोज करें बच्चों, तो मुझे बताओ कोई डेबिट साइड पे कोई इंफॉर्मेशन आती है? चेक करें जरा 22,500 22,500 जमा 9,000 जमा 1,58,500 माइनस 10,000 माइनस 1,20,000 60,000 आ जाएगा। ठीक है नहीं 60,000 क्या चीज है? हाँ जी क्या हमने परचेज किया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है जी? 60,000। चेयर एक पीछे पड़ी होगी यार, चेयर पे फ्री पड़ी होगी। वर्किंग नंबर 6 परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया बच्चों, ये अकाउंट क्लोज हो गया जी वर्किंग नंबर 6। और स्टॉक भी हो गया, शेयर कैपिटल भी हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हो गई, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, इंटरेस्ट पेबल, अनअर्न्ड मेंटेनेंस, अक्रूड लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, रेवेन्यू सरप्लस, सारा कुछ हो गया। इस हेड में इतना कुछ था ही नहीं। कोई डिस्पोजल अकाउंट बनाया होगा यार हमने उस दिन, किधर बनाया था? ये वर्किंग नंबर 7 प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितना था?
नेट कितना आ जाएगा? कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना जी? 48,000। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हाँ जी। क्या शेयर कैपिटल में कोई इजाफा हुआ है? 25,000 का नजर आ रहा है। और कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है। कोई रिटेन अर्निंग में, किधर की रिटेन अर्निंग? कोई इजाफा नहीं हुआ। डिबेंचर में कैश गया है। अच्छा जी बच्चों, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्विजिशन या इशू ऑफ शेयर कैपिटल, क्या बच्चों शेयर कैपिटल में इजाफा हुआ है? क्या पेमेंट ऑफ डिबेंचर हुआ है? इसके अलावा इस एक्टिविटी में कुछ और हुआ है? गलत ना करा देना यार। नहीं जी नहीं, गैप नहीं आना चाहिए था उस दिन। 25 माइनस 8, 17,000 कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके जी। नेट इंक्रीज के डिक्रीज, बच्चों एक आंसर ये है ए, एक आंसर बी है और ये सी है। जल्दी जल्दी इसको टोटल करेंगे। ए बी सी, इन तीनों को जमा करें। 30,000, 48,000 और 17,000। माइनस नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 66 माइनस में, ऐसे ही है 66 माइनस में। अब यहां पे क्या करना है बच्चों? ओपनिंग को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जरा देखते हैं ये चीज, बाकी सारा कुछ तो आपको भूला हुआ है, क्या यही याद है? ओपनिंग 48,000 और क्लोजिंग क्या आ जाएगा बच्चों? 48,000 में से 66 माइनस कर देंगे, 47,934 क्या 47,934 क्लोजिंग बैलेंस है? ये मैच कर गया जी आंसर। अब बच्चों आई कैप ने तो हमें कहा था कि ये किससे करना है? डायरेक्ट से करना है। डायरेक्ट से तरीका समझ आ गया कैसे करना है? अगर मैं यही सवाल इनडायरेक्ट से करूं, नहीं आपसे नहीं हो रहा होमवर्क, मुझे पता है 4 महीने से होमवर्क दे दे के मैंने देख लिया। बच्चों अगर यही सवाल इनडायरेक्ट से हो तो बच्चों मुझे ये सवाल शुरू करना पड़ेगा कहां से? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, 47,934 से। अब जरा अलर्ट हो जाओ, 47,934 से। यार ये अगर शुरू कर लिया तो अगला सवाल फिर अदर आया ना। नहीं ये कल करेंगे, एक सवाल और करते हैं। क्वालिटी इंटरप्राइजेस करते हैं। आधी क्लास मेरा मुंह देख रही कि सर ये हो क्या रहा है, हालांकि ये सैटरडे को सारा कुछ हो रहा था। अच्छा जी फ्राइडे को, हाँ। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी इंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 and its statement of financial position as at that date together with some additional information. बच्चों सबसे ऊपर क्या होंगी थी? वर्किंग्स होंगी, ध्यान से। बच्चों क्या सवाल में सेल नजर आ रही है?
इनकम स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या सेल है, क्या कॉस्ट ऑफ सेल है? अगर सेल नहीं है तो बच्चों डेटर अकाउंट बन सकता है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है तो इन्वेंट्री अकाउंट बन सकता है, अगर इन्वेंट्री नहीं बनेगा तो परचेज नहीं आएंगी, परचेज नहीं आएंगी तो क्रेडिटर अकाउंट नहीं बन सकता। सादा अल्फाज में मेरा ख्याल है हमें हिंट मिल गया है कि ये सवाल डायरेक्ट मेथड से नहीं हो सकता। डायरेक्ट मेथड से सवाल को करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? सेल्स होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स होनी चाहिए। ठीक है जी। आई क्या आपने हमें इनकम स्टेटमेंट का एक हिस्सा दे दिया है, एक हिस्सा नहीं दिया। और आई कैप कहता है कि भाईजान आपने सवाल करना है इनडायरेक्ट मेथड से। और कितने नंबर का सवाल आया था? 18 नंबर का। इंशाल्लाह आज ये सवाल खत्म भी करेंगे, ठीक है जी, और इसको समझना भी है हमने। मैंने आपको जो तरीका बताया वो तरीका हमेशा याद रखना बच्चों। तरीका ये है, अगर इनडायरेक्ट मेथड है, आपने तमाम एसेट्स और तमाम लायबिलिटीज और तमाम इक्विटी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो नजर आ रहे हैं उसके अकाउंट ओपन कर लेते। लेकिन किन के अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है? करंट एसेट के अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है और करंट लायबिलिटी के अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट लायबिलिटी में से एक ऐसी चीज है जिसका अकाउंट ओपन करने की जरूरत है, वो है टैक्स। ये बात याद रखो, ठीक हो गया? इसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सवाल शुरू होना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। किसे शुरू होना है? प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू होता ना तो इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज ले लेते। वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सवाल शुरू होता है, इसलिए मसला है। तो यहां से कुछ चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूज दी हुई है आपको? लेकिन क्या सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रही है? अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू दी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही, तो मैं कह सकता हूं कि ये WDV पे है, डेप्रिसिएशन इसके अंदर ही है। अच्छा जी, तो बच्चों सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लेते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 11,845। क्लोजिंग कितना है? 19,628। फुल कंसेंट्रेशन के साथ। इस सवाल को अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो शायद आप कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर एडजस्टमेंट इसके अंदर ही मौजूद है। ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट WDV 11,845 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 19,628। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट की भी ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इधर टेबल पे पड़ा होगा। ओपनिंग कितना है जी? 6498। क्लोजिंग 7645। ये भी ओपन कर दिया हमने। क्या इसकी जरूरत है बच्चों? ये टोटल है बेसिकली, इसकी जरूरत नहीं है बच्चों। क्या ऑन और कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है? 10703 14219। इसका भी अकाउंट ओपन कर लेते हैं। कैपिटल, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन। 10703 10703 14219। अच्छा जी। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? रिटेन्ड अर्निंग। ये याद रखना। 6697 unappropriated profit brought down, carry down। 6697
क्लोजिंग 10 6 5 2, ये भी ओपन कर लिया। अच्छा जी बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस का भी डिफरेंस आ रहा है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग कितना है 1911, क्लोजिंग 2676। बैंक लोन 6000 का, बच्चों ओपनिंग कोई बैंक लोन था, क्लोजिंग कितना है, क्या ये लोन फिर इसी साल लिया होगा? अच्छा जी, ट्रेड अंडर पेबल इसकी कोई जरूरत नहीं है, जितने भी अकाउंट ओपन हो सकते थे बच्चों सारे हमने ओपन कर लिए, टैक्स कराया गया। ओपनिंग क्लोजिंग, बच्चों टैक्स का ओपनिंग कितना है 994, क्लोजिंग 1300, 994 1300, क्लियर हो गया। अच्छा जी, मैंने आपको जो तरीका बताया था वो तरीका अच्छी तरह से दिमाग में याद रखिएगा कि अगर इनडायरेक्ट मेथड का सवाल है, डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट पूरी नहीं दी जाएगी, बैलेंस शीट दी जाएगी। बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल की जो वैल्यूज है वो आप लिख लेंगे। किन अकाउंट को जरूर बनाने की जरूरत नहीं है, करंट एसेट को बनाने की जरूरत नहीं है और करंट लायबिलिटीज को भी बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही हमारा सवाल हो जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद बच्चों अभी आपने कुछ नहीं करना, कोई अकाउंट क्लोज नहीं करना, कोई वर्किंग नहीं करनी जब तक आप एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी ना पढ़ लें, क्योंकि आई कैप की एक हरकत होती है, मैंने आपको बार बार बताया, ऊपर कोई एडजस्टमेंट होती है और उसकी डिटेल वो आखिरी लाइन में कहीं पे दे रहा होता है, जब तक वो सारा सवाल ना पढ़ने तब तक आपको समझ नहीं आनी, क्योंकि गलती कोई ना कोई हो जाएगी आपसे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो चीज पढ़नी है उसके दो इंपैक्ट सोचने, अगर आपने एक रिकॉर्ड किया दूसरा नहीं किया सवाल गलत हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही? अब एक एक लाइन मैं पढ़ूंगा, आपने मुझे उसकी डबल एंट्री बताना है और सवाल हमारा ठीक होता जाएगा। सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 5280, 3 जीरो उड़ा दिए। 3 जीरो क्यों उड़ाए बच्चों? क्या सारी वैल्यूज रुपीज में थाउजेंड में है? 5280 का मुझे सोच समझ के जवाब देना, कहां कहां पे रिकॉर्डिंग हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट, कितने से? 5280। इसके साथ डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं बच्चों? मैंने एक साइड तो रिकॉर्ड कर ली बच्चों, क्या दूसरी साइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाएगी? मेरा सवाल कहां से शुरू होगा बच्चों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसी है 7659, ये साथ साथ मैं बनाता जाता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहली लाइन कौन सी आ जाएगी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आ रहेगा जी? 7659। इसमें आ जाएगी एडजस्टमेंट्स फॉर, कितनी आ जाएगी? 52 बच्चों मुझे सोच समय का जवाब देना, क्या मैंने 5280 दो जगह पे लिखा? अगर आपने पेपर में 5280 एक जगह लिखा और आपने समझ लिया कि आप माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको दूसरी एंट्री याद रह जाएगी थोड़ी देर बाद, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि अगर आपको लगता है कि एक चीज आपने लिख ली है दूसरी बाद में लिख लेंगे क्योंकि आपको याद आ जाएगी, तो याद कभी नहीं आनी। तो जिस वक्त जो चीज लिख रहे हो उसी वक्त उसके दोनों इंपैक्ट लिख। आप जितना मर्जी कसमें खाए ना कि नहीं नहीं मुझे याद रहेगा, मुझे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा।
गलती उधर ही होनी है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार एक चीज मैं लिख लूं, जब मैं कैश फ्लो बनाऊंगा ना तो दूसरी मुझे ऑटोमेटिकली याद आ जाए। कभी नहीं याद आना। आप ट्राई करके देख ले, घर जाके तजर्बा करो, यही सवाल घर जाके करके देख। तो बच्चों मैंने जैसे ही यहाँ पे 5280 लिखा, उसी वक्त मुझे यहाँ पे 5280 लिखना चाहिए, मुझसे कभी गलती नहीं होगी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पहली लाइन समझ आ गई सबको? अब दूसरी लाइन, मशीनरी हैविंग ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 2481 वाज सोल्ड फॉर 3440। बच्चों क्या वो बता रहा है कि इतने रुपए की कैरिंग वैल्यू डिस्पोजल में जाएगी? 2481 की एंट्री बताएं। 2481 डेबिट क्रेडिट बताएं, शाबाश। डिस्पोजल डेबिट होगा, नहीं समझ आई बच्चों? यहां से वैल्यू निकलेगी, कितनी निकलेगी? 2481। उसी वक्त सोचें अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो दुनिया का कोई और अकाउंट डेबिट होगा, उसी वक्त सोचें, इससे पहले क्या भूल जाएं। डिस्पोजल अकाउंट बच्चों 2481 से डेबिट होगा। इसके साथ क्या लिखा जाएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बच्चों मैंने हर डेबिट के साथ क्रेडिट लिखा है? मैंने सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड की 5280, इसको मैंने दो जगह लिखा। मैंने डिस्पोजल में 2481 दो दफा लिखा कि एक दफा लिखा? दो दफा। तो बच्चों इस 3440 को भी दो दफा लिखना है। ये क्या चीज है? ये कैश है, 3440। बच्चों क्या ये डिस्पोजल में क्रेडिट साइड पे आएगा? और यहाँ पे साथ साथ सोते जाओ, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी और सोचते जाओ कितने खुश होते हैं जो सौन की गल आती। माशाल्लाह फेवरेट एक्टिविटी कैसे याद रखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद बच्चों यहाँ पे कहीं पे करके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आना है। हम भूल जाएंगे इसलिए साथ साथ लिखते जा रहे हैं। बच्चों क्या ये पैसे मिले हैं? क्या मैं कह सकता हूं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट? कितने पैसे मिले हैं बच्चों? 3440। प्लस के माइनस? प्लस क्यों आएगा? कैश आया। बच्चों देख लो मैंने हर चीज दो दफा लिखी है, जो जो चीज पढ़ता जा रहा हूं उसकी दो दो इंपैक्ट लिखते जा रहा हूं, गलती नहीं होगी पेपर। क्या बच्चों ये 2481 के दोनों इंपैक्ट रिकॉर्ड हो गए? 3440 के भी दो इंपैक्ट रिकॉर्ड हो गए। आगे चलते हैं बच्चों। अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करूं तो कोई गेन लॉस नजर आ रहा है? कितना गेन नजर आ रहा है? 9। इसकी मैंने डेबिट एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, कहीं ना कहीं ये क्रेडिट हुआ होगा। वो कहां पे हुआ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बच्चों गेन ऑन डिस्पोजल, मुझे 959 यहीं पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अब अगला सवाल ये सर माइनस भी हो रहा, पहले ऐड हुआ पड़ा था माइनस। क्लियर सबको? बच्चों क्या ये दूसरी लाइन 100% समझ आ गई है? इसमें से जो कुछ हो सकता था सारा कुछ कर लिया हमने। क्या इसके बारे में दोबारा परेशान होने की जरूरत है? क्या इसमें कुछ रह गया होगा? नहीं। वंस आपने एक लाइन पढ़ ली, उसका जो कुछ हो सकता था कर लिया। अब उस लाइन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, फैक्ट्री बिल्डिंग was revalued from a carrying amount of 5963 to 8000। क्या कह रही है बच्चों? क्या आप मुझे रीवैल्यूएशन सरप्लस या गेन बता सकते हो? कितना गेन हुआ होगा? 20
माशाल्लाह, बहुत अच्छी कैलकुलेशन किया आपने। इतना मुश्किल काम आपने कैसे कर लिया? 2037। अब जरा मुझे इसकी एंट्री भी बता दें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड अपिंग क्रेडिट, पेबल डेटर, बैड डेट्स तो पक्का। हाँ, क्या क्रेडिट होगा बच्चों? बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट होगा कितने से? 2037 से। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? रिवर्स सर्पस में हमने यहाँ पे कहीं बनाया था, क्लियर है बच्चों? डबल एंट्री पूरी होगी क्या? कुछ चीज मिस तो नहीं की मैंने? 2037 और 2037 क्लियर है सबको? ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट, एन ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड was sold at its carrying amount of 2599। सोच समझ के जवाब देना बच्चों। इस लाइन को पढ़ लो, मुझे बताना है कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ। हाँ नहीं, कोई गेन कोई लॉस हुआ, कैसे पता लगा? बच्चों जितनी उस बिल्डिंग की वैल्यू थी उतने पे ही सेल किया है, क्या ये कह रहा है? क्योंकि देखो पिछले सवाल में, पिछली लाइन में उसने दो वैल्यू बताई थी हमें, कैरिंग वैल्यू अलग थी और कैश अलग था। इस सवाल में दो बातें नहीं बताई, एक बताई है, लेकिन अंग्रेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो लिखी हुई कि जितने की थी उतने की बेची है, इसलिए सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है उसने, दूसरी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कैरिंग वैल्यू भी यही है और कैश भी यही है। ये बात समझ आएगी सबको? सबसे पहले बच्चों 2599 की मुझे एंट्री बताएं। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट होगा और डिस्पोजल डेबिट होगा 2599 से? यहां पे डिस्पोजल दोबारा आ जाएगा 2599, और अगर एक और डिस्पोजल बनाएं बच्चों, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2599 से डेबिट होगा। लेकिन बच्चों क्या कैश भी इतना ही मिलेगा और कोई गेन लॉस? ना तो कोई गेन है और ना ही कोई लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ नहीं गया होगा। बच्चों ये 2599 कहीं और पे भी आना है। कहां पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2599। बच्चों साथ साथ रिकॉर्ड करते जाओगे 18 नंबर पक्के, साथ साथ रिकॉर्ड नहीं करोगे तो पता नहीं फिर 18 में से कितने मिलने हैं कितने नहीं। तरीका समझ आ गया बच्चों? क्या ये चारों पॉइंट मेरे कवर हो गए? मुझे इस पॉइंट 1 को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, चाहे एग्जामिनर मुझसे ये लाइन के ऊपर कांटे मार के चला जाए, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, बात समझ आ गई? पॉइंट नंबर 2, द ऑनर ऑफ QE विड्रू ₹3 लाख पर मंथ। इस तरह की बात पहले भी कहीं पढ़ी है। आई कैप ऐसी हरकत करता है और 90% बच्चों से गलती होगी, वो 3 लाख लिख देंगे पूरे का, हालांकि 3 लाख नहीं आना। क्या 3 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करके 3600 लिखना है? तो बाकी 3 जीरो कहाँ गए? तो सारी वैल्यूज रुपीज इन थाउजेंड में है, तो ये भी रुपीज इन थाउजेंड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा जी? इसकी एंट्री बताएं, 3600 की एंट्री। ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। अब आगे सुने, द अमाउंट वर डेबिटेड टू अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। क्या बच्चों 3600 मेरे रिटेन अर्निंग में से निकलेगा
यहां पे आ जाएगा ड्राइंग्स, क्या आ जाएगा 3600, ऐसी है। अभी मैंने एक चीज लिखी है, अगर मैं दूसरी भूल गया, मेरा सवाल गलत। 3600 का दूसरा इम्पैक्ट अभी के बताओ, क्या ये 3600 रुपया कैश बिजनेस में से जा रहा है, और क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? मैं यहीं पे इसके आगे 2 लाइनें छोड़ के लिखता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों आपको बात समझ आ रही है, पहले आप फॉर्मेट बना के रख लें। ड्राइंग्स लिख लेंगे यहाँ पे, कितनी है जी बच्चों 3600, प्लस के माइनस, माइनस पैसे जा रहे हैं माइनस में करेंगे। बच्चों जो चीज मैंने एक दफा लिखी है उसका दूसरा इम्पैक्ट साथ साथ लिखते जा रहे हैं, सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझते हैं कि आप बड़े तेज हैं, आप सर से भी अच्छा कोई तरीका निकाल के बैठे होंगे। आप प्लीज वो घर जाके ट्राई करें ताकि तसल्ली बख्श आंसर आपको आज ही मिल जाए। पेपर में तजर्बे करने से बेहतर है आज प्लीज ट्राई दिस एट होम। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 200। क्या ये बैड डेट्स हैं बच्चों? अगर तो ये बैड डेट सवाल में ना दिए जाते ना, हम डेटर अकाउंट कभी ना बनाते। हम डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग का सिर्फ डिफरेंस ले लेते, वो लिख लेते, याद है आपको। लेकिन इस 200 की वजह से अब हमें पता नहीं है कि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे आंसर सही आएगा या उसकी वर्किंग करेंगे तो आंसर सही आएगा। अब हमें ज़हन से निकल गया है। क्यों? ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस मैंने पढ़ाया था कब? जब प्रोविजन की बात होगी, बैड डेट्स की तो बात ही नहीं हुई थी। लेकिन इस सवाल में बैड डेट्स भी आ गए हैं और आप आगे चेक करें प्रोविजन भी आ गई है। याद आ रहा है? प्रोविजन का तो मैंने आपको जुगाड़ बताया हुआ है। क्या प्रोविजन को फुल टाइम इग्नोर मारे और नेट डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग ले लें, आंसर मैच कर दें, ऐसे ही है। मसला यहाँ पे प्रोविजन का नहीं है, मसला यहाँ पे बैड डेट्स का। बैड डेट्स आ गया सवाल, इसका क्या करेंगे? तो बच्चों ये समझने के लिए इसका जुगाड़ निकालते हैं, आज ही निकालते हैं। पहले सोचते हैं कंप्लीट डिटेल में अगर ये करें तो कैसे करेंगे, और अगर इसका कोई जुगाड़ निकालना हो तो वो कैसे करें। तो बच्चों मैं डेटर अकाउंट बना लूं, फिर ओपन कर लूं। ट्रेड डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रहा है बच्चों? 3865 और 2273, क्या ये सबको नजर आ रहा है? अब भाई क्या बहुत ही क्या बंदा सुनते हैं। ठीक है जी, अब आप देखें इस पॉइंट को पढ़ के अब आपको क्या लग रहा है बच्चों? यहाँ पे प्रोविजन की बातें हुई है? प्रोविजन की कोई बात नहीं हुई, तो ये डेटर कौन से है? नेट है। अगर प्रोविजन को इग्नोर कर दे, नेट डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग ले लें, आंसर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहां तक हम सोच सकते हैं क्या आपने मैक्सिमम डिफिकल्टी ये दी है बच्चों। ये कौन सा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं? पॉइंट नंबर 3 पढ़ के हमने आराम से अपनी वर्किंग करके सारा कुछ जो निकालना था निकाल लिया। अब फिर उसके बाद पढ़ेंगे 6, फिर 6 पढ़ने के बाद जैसे ही आप जाएंगे 4 के बाद जब 5 पे जाएंगे तो वहां पे दोबारा कोई ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल की बात होगी। इस तरह की हरकत आइकत करता है। ठीक है जी, अब जरा सुन लें। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इन वैल्यूज को उठा के ओपनिंग क्लोजिंग लिख के बैड डेट्स लिख के हम शायद वर्किंग सारी करके आराम से बैठे हों, और जब हम पढ़े पॉइंट नंबर 5 तो उसमें बात नजर आ गई दोबारा ट्रेड डेटर के अंदर कुछ और भी है। इसका मतलब पिछली सारी वर्किंग हमारी क्या होगी? जाया होगी, गलत होगी। तो इसलिए हमें फिर साथ ये भी पढ़ना पड़ेगा। अब जरा पढ़े, अदर इनकम इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 398। ये अदर इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, कहाँ पे? इसके अंदर शामिल है, 1357 के अंदर शामिल है। आगे चलते हैं। एज एट 31 दिसंबर 2015 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 96,000 और 2014 में 80,000। अब जरा दोबारा पढ़ लें, आप भी पढ़ लें, मैंने तो पढ़ लिया, आप पढ़े जरा, आपको बात समझ आती है वो क्या कह रहा है? बच्चों क्या वो ये कह रहा है कि कुछ इनकम इन्वेस्टमेंट हमने लेनी थी, वो हमारा एसेट था कि लायबिलिटी थी? एसेट था। तो वो एसेट किसके अंदर शामिल है? क्योंकि हमने पूरी बैलेंस शीट के तमाम अकाउंट ओपन कर लिए, हमें इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल नजर नहीं आया। ये इन्वेस्टमेंट है,
याद रखो इन्वेस्टमेंट कुछ और चीज होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम कुछ और चीज होती है। जिस तरह से लोन कुछ और चीज है और इंटरेस्ट पेबल कुछ और चीज है। इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब होगा इंटरेस्ट इनकम। हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, उसका अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उससे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका अलग अकाउंट आ रहा हो। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात हुई पड़ी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल इस ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के अंदर ही शामिल है। नहीं समझ? उसने खुद कहा है भाईजान कि 2015 में ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम शामिल है? 96,000। और 2014 में कितनी शामिल है? 80,000। तो इसका मतलब है ऊपर वाले जो मेरे डेटर हैं वो ठीक नहीं है। अब उनको पहले ठीक करते हैं। बच्चों जरा ध्यान से, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन। टोटल रिसीवेबल, बच्चों टोटल रिसीवेबल बैलेंस शीट में कितने हैं? 3865। ओपनिंग है 3865। नहीं समझ आ रही? और ओपनिंग कितने हैं? 2273। 2273। ध्यान से बच्चों, क्या ये जो वैल्यू हमने लिखी है इसमें डेटर और इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों इकट्ठे हैं? मुझे डेटर का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी ऐड हुई पड़ी है 2015 में। 96,000। 96,000 का मतलब है 96। और 2014 में 80। सोच लो, नहीं समझ आई? बच्चों 2015 में कितनी शामिल है इन्वेस्टमेंट इनकम? 96,000। और 2014 में कितनी है? 80,000। मुझे नहीं पता ओपनिंग डेटर का, सिर्फ और सिर्फ डेटर का खालिस कितना बैलेंस है। क्या मैं निकाल सकता हूँ? निकालें जरा। बच्चों नीचे से ऊपर जाना है। 80 जमा करेंगे कि माइनस? माइनस करेंगे। 3785 और यहाँ पे 2177। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग ये है। आई कैप को 100% यकीन है कि सबसे ज्यादा बच्चे जो फंसेंगे ना इस तरह की वर्किंग में फंसेंगे। आप आई कैप के लेटेस्ट जितने पासवर्ड उठा के देखें उसमें इस तरह की वर्किंग आ रही है, कॉन्टिन्यूसली आ रही है। आई कैप जब सीख जाता है ना कि यार बच्चे अब इस ट्रिक को सीख गए हैं, इस गलती को मैनेज करना सीख गए, तो फिर वो कोई और गलती की तरफ मूव करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से वो इसी के ऊपर है। इसका मतलब बच्चों को समझ नहीं आ रही इसका करना। और मजे की बात देखें, नहीं आपके जैसे और भी लेजेंड होंगे, ठीक है जी। अब इस सवाल में इस तरह के दो मसले हैं, एक तो डेटर में मसला है, क्रेडिटर में भी मसला है। बहरहाल फिलहाल डेटर को ठीक कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, क्या मैंने प्रोविजन को नेट ऑफ किया अभी तक? प्रोविजन की तो मैंने कोई बात नहीं की। ये जो डेटर हैं ये कौन से वाले हैं? नेट ऑफ प्रोविजन है। प्रोविजन की मैंने कोई बात नहीं की। अच्छा अब बच्चों जरा गौर से देखना, क्या मैं इन्वेस्टमेंट इनकम का अलग से अकाउंट बना सकता हूं? इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल। बच्चों क्या ओपनिंग 80 है और क्लोजिंग 96 है? और साथ ही मैं डेटर का अकाउंट बना सकता हूं। डेटर बच्चों नेट कितने हैं? ब्राडॉन कितने बच्चों? 37 और कैरी डाउन 2177। अब आपकी मर्जी है, आप इसको नेट लिखना चाहते हैं नेट लिख लें, आप इसको ग्रॉस लिखना चाहते हैं ग्रॉस लिख, कोई टेंशन नहीं।
लेकिन क्या बच्चों यहां से बैड डेट्स निकलने थे, कितने से? 200 से। और मैंने प्रोविजन को यहां पे नहीं लिखा। क्या मैं प्रोविजन को इग्नोर कर दूं कि ना करूं? अगर तो मैंने डेटर लिखने हैं ग्रॉस तो प्रोविजन को लिखना पड़ेगा, और अगर मैंने डेटर लिए हैं नेट तो मुझे प्रोविजन को लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं बात समझे? लेकिन बच्चों इस बैड डेट्स की डबल एंट्री बताएं जरा मुझे। अगर ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कोई दूसरा अकाउंट डेबिट जरूर हुआ होगा। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस है जो डेबिट हुआ होगा? तो क्या बच्चों मुझे यहाँ पे बैड डेट्स लिखने चाहिए? कितने से जमा करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? जमा करना चाहिए। भला क्यों? पहले माइनस हुए थे, अभी क्या करेंगे? जमा करेंगे। यहां तक की बात सबको समझ आ गई? आगे चलते हैं बच्चों। क्या सवाल में इन्वेस्टमेंट इनकम उसने बताइए, अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 398। बच्चों 398 की डबल एंट्री बताएं। कैश? नहीं, गलत। बच्चों क्या ये 398 इस वैल्यू के अंदर शामिल है? तो यहां पे क्या हुआ होगा? 398 डेबिट के क्रेडिट हुआ होगा। अगर यहां पे क्रेडिट हुआ होगा तो किसी और अकाउंट में क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा। वो कोई और अकाउंट, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, क्या बैड डेट्स का है? कौन सा अकाउंट है दूसरा? सोचो सोचो सोचो, शाबाश। वो बच्चों ये अकाउंट है। और अगर ये अकाउंट डेबिट हुआ होगा तो यहां से कुछ क्रेडिट भी हुआ होगा। और वो क्या चीज है जो क्रेडिट हुई होगी? अमाउंट बताओ जरा। 382। बच्चों ये 382 पैसे आए हैं कि गए? ये पैसे आए हैं। और मुझे ये बताना है कि ये 382 में कहां पे लिखूं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में, क्या फाइनेंसिंग? सोच लो। सोच तसल्ली। हाँ जी, तो बता दो बच्चों। ये इन्वेस्टिंग में आएगा। खोते हो अन्य हो, दूर फिटे मुंह तोड़े थे लानत। इन्वेस्टमेंट लिखा भी हुआ है फिर भी फाइनेंसिंग में कह दे। चलो ऑपरेटिंग मानी जा सकती है, थोड़ी सी कंफ्यूज होनी, लेकिन फाइनेंसिंग वाले तो लेजेंड है। ऐसे में बंदा की करे? इन्वेस्टमेंट इनकम लिखा हुआ है लेकिन फाइनेंसिंग में घुसेड़ना उसको। प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम कितना है जी? 382। अब बच्चों 382 तो आपने यहां पे लिख दिया, लेकिन क्या आपने सोचा है 398 के भी दो इंपैक्ट आने थे। एक ये डेबिट होगा, ये कहीं और पे भी जाना चाहिए। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इनकम बच्चों क्या ये मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले जमा हुआ पड़ा है कि माइनस हुआ? तो अब क्या करेंगे बच्चों? अब चेक कर लो। एक एक चीज जो मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर है उसको मैंने 2 दफा लिखा है।
अगर मैं एक दफा लिखता मेरा सवाल टच नहीं होगा। $398 सबको समझ आ गया जी? हाँ जी, 398 यहाँ पे बच्चों डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? बोलो यार, वो खुदा का खौफ खाओ। तो प्रॉफिट लॉस में मेरे प्रॉफिट में पैसे ऐड होंगे कि माइनस होंगे? पहले ऐड हुए पड़े थे, अब क्या होंगे? माइनस होंगे। अच्छा जी, ये इन्वेस्टमेंट इनकम वाला पॉइंट सबको समझ आ गया 100%? मेरा पॉइंट नंबर 3 क्लियर है? ये 200 रुपए बैड डेट्स हो गया, और प्रोविजन को मैंने फुल टाइम क्या किया? इग्नोर किया। अगर प्रोविजन को भी शामिल करना चाहते हैं तो डेटर आपको ग्रॉस लेने पड़ेंगे, तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर आपने डेटर नेट ही लेने हैं तो प्रोविजन को फिर इग्नोर कर दें। क्लियर हो गया जी? द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अब ये पॉइंट रह गया। द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेबल ऑन 30th जून एवरी ईयर। 30 जून को पे करते हैं। द बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर 2015। बैंक लोन कब लिया? हमारा साल कब खत्म हो रहा है बच्चों? क्या साल खत्म होने से 2 महीने पहले कर्जा लिया? अगर साल खत्म होने से 2 महीने पहले कर्जा लिया है तो बच्चों सीधी सी बात है, क्या कैश डेबिट हुआ होगा? कैश डेबिट हुआ होगा और बैंक लोन क्रेडिट हुआ होगा। अगर बच्चों ये कैश डेबिट हुआ होगा, अब चवल ना मारना, मुझे बताओ ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? अब कोई कह दे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ये वो पैसे हैं जो डेटर से लिए हैं? क्या ये फाइनेंसिंग में आएगा? क्या इन्वेस्टिंग में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रोसीड्स फ्रॉम लोन कितने? 6000। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? लाइबिलिटी तो बढ़ गई है। कर्जा लिया है कि दिया है? अगर कर्जा लिया है तो कैश में इजाफा होगा, ऐसे ही है? अच्छा जी, आगे पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर द 2 month हैज बीन अक्रूड एंड इंक्लूडेड। अक्रूड का मतलब बच्चों यही है ना कि डेबिट क्रेडिट हो चुका है। अक्रू का मतलब क्या है? डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास हो चुकी है। हालांकि हमने इंटरेस्ट पे करना है 30 जून को, और 30 जून आनी अगले साल। कर्जा लिया नवंबर में, नवंबर के 2 महीने बाद क्या आ गया? दिसंबर, क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग होगी, इंटरेस्ट पे किया होगा हमने? इंटरेस्ट तो पे नहीं किया होगा, लेकिन क्या इंटरेस्ट बनता भी नहीं होगा? इंटरेस्ट बनता होगा लेकिन पे नहीं किया होगा। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है, ये कर्जा बच्चों कितने परसेंट लोन पे, कितने परसेंट रेट पे लिया है? 10% पे। तो 6000 का लें 10%, क्या आंसर आएगा? 600। ये 600 का इंटरेस्ट 1 साल का है कि 1 महीने का है? 1 साल का है। और कर्जा लिए हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। तो मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट बता सकते हो? 6000 का लिया 10%, 600 आया। 600 को करेंगे 2/12, 100 आया। बच्चों 100 की एंट्री बताओ। क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हुआ होगा? कितने से? 100 से। बच्चों ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्या ये पीएनएल में गया होगा कि नहीं गया होगा? क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस? डेबिट साइड तो मैंने बच्चों यहां पे लिख दिया है। क्या ये 100 मैंने रिकॉर्ड कर लिया? अब इसका सोचना है क्या बच्चों पूरी बैलेंस शीट में आपको कहीं पे इंटरेस्ट पेबल नजर आया? पूरी बैलेंस शीट में हमने जितने अकाउंट बनाए हैं, इंटरेस्ट पेबल के नाम से कोई अकाउंट बनाया? नहीं बनाया। तो ये लाइबिलिटी है कि नहीं 100 की? अगर ये 100 की लाइबिलिटी है
तो ये बैलेंस शीट के अंदर कहीं ना कहीं पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले तो इस बात पे ईमान है कि बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी होनी चाहिए। हमने सारे अकाउंट ओपन किए, हमें कोई लायबिलिटी नहीं नजर आई 100 रुपए की। क्या यहाँ पे 100 रुपए कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। आई क्या को पता है वंस अगेन कि आपसे ये गलती होनी ही होनी है। तो आई कैप ने क्या किया, जरा गौर से, एक अक्रूड एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स। आई कैप को पता है कि बच्चों ने ये अकाउंट तो बनाना ही कोई नहीं, इसका तो सिर्फ गैप डिफरेंस लेके इंक्रीज इन डेटर इंक्रीज इन क्रेडिटर लिख देना, और आई कैप ने वही इंटरेस्ट पेबल इसके अंदर ऐड करना। तो क्या बच्चों इसको भी ठीक करना होगा, फिर इंक्रीज डिक्रीज लेने से पहले इसकी वर्किंग हमें फिर करनी पड़ेगी। अब बच्चों ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं? 4953। अब जरा गौर से, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, पेबल्स। हाँ जी बच्चों, ब्रॉट डाउन कितना है जी? 4953, और कैरी डाउन 333, और बच्चों इंटरेस्ट पेबल ओपनिंग कोई नहीं था, क्लोजिंग 100 है। तो बच्चों ट्रेड पेबल निकाल सकते हैं हम। 34 आएगा, या 100 जमा होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। तो ऊपर आंसर क्या देगा? 3237 और 4953। नहीं बात सुन रहे बच्चों? क्या हमने सारे सवाल की एक एक लाइन पढ़ ली है? कुछ रह तो नहीं गया? बता दो, कुछ रह गया तो बता दो भाई। अच्छा जी बच्चों, अब हमने जो जो एडजस्टमेंट आनी थी बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या आनी थी लिख लिया। गेन ऑन डिस्पोजल, बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसके अलावा कोई खर्चा आना है तो बताओ। और क्लियर है? तो बच्चों मुझे बताओ, क्या यहां से आंसर आ सकता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल? निकाले जरा, आंसर गलत ना बता देना, मुझे आप पे यकीन नहीं है, प्लस माइनस सब सही करेंगे। सवाल कौन सा है? 76595280398959। ठीक है, हाँ जी बताओ क्या आंसर आता है? 111882। चेक कर लो। नहीं है भाई, नहीं है, क्या करें? अच्छा जी, अब इसके बाद बच्चों इंक्रीज इन डेटर आएंगे। इंक्रीज है कि डिक्रीज है? एक मिनट बच्चों, यहाँ पे चेंज बताओ जरा, ओपनिंग क्लोजिंग चेंज कितना आ रहा है? चेंज कैसे निकालेंगे बच्चों? 3785 माइनस 200 माइनस 2177 1408। बच्चों अगर ये ओवरऑल चेंज गौर से देखो, क्या डेटर में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? डेटर में कमी हो रही है। अगर डेटर में कमी हो रही है, पैसे आए होंगे कि गए होंगे? पैसे आए होंगे। सादा अल्फाज में चेंज के बारे में सोचो, फिर हम शॉर्टकट निकालते हैं।
बच्चों ये क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है? डेटर अकाउंट, अगर ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश आया होगा। इंक्रीज इन डेटर्स कितना है? 1408। बच्चों अब जुगाड़ देखो, जुगाड़ देखो। हानी डिक्रीज है, चलो डिक्रीज हुआ जी। अच्छा, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। बच्चों एक मिनट जरा गौर से देखना, क्या मैं यहाँ पे 200 अगर ना लिखूं, यहाँ पे 200 ना लिखूं, मैं बैडर्स को फुल टाइम इग्नोर मारूं, तो मेरे ओपनिंग क्लोजिंग को मैं सीधा सीधा मैं डिफरेंस ले लूं, कितना आता है? क्या आंसर आता है? 16। वो 200 इसमें ऐड हो जाएगा। और बच्चों जरा गौर से देखो, मैंने 200 ऊपर लिखा बैडर्स का, जमा हो रहा है कि माइनस हो रहा है? और नीचे 1408, टोटल करूं 1608 ही आता। नहीं समझ रही क्या चीज समझ रही है? क्या शॉर्टकट क्या निकाला है? अगर प्रोविजन को भी इग्नोर कर दें और बैडर्स को भी इग्नोर कर दें तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। आसानी होगी कि मुश्किल होगी? आसानी होगी। जब बैडर्स को इग्नोर मारेंगे तो कहीं ना कहीं शैतान आपको वर्गलाएगा। शैतान आपको कहेगा कि यार बैडर्स प्रॉफिट लॉस में आते हैं, वो क्यों नहीं लिख रहे, तुम जमा करो बैडर्स उसमें। अगर आपने ऊपर बैडर्स बच्चों 200 से जमा किए तो फिर नीचे आपको 1408 लिखना पड़ेगा। और अगर आपने कहीं ना कहीं अपने ईमान पे काबू पा लिया, ईमान को मजबूत कर लिया और 200 रगड़ रुगड़ के शैतान को साइड पे किया और ऊपर 200 ना लिखा, तो फिर आराम से आंखें बंद करके 3785 और 2177 का डिफरेंस ले लेंगे तो फिर आपका आंसर मैच कर जाएगा। समझ रही है? नहीं समझ रही? आई कैप को पता है कि जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगी उतना बच्चा कंफ्यूज होगा। सवाल में प्रोविजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैडर्स हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने डेटर नेट उठाने, उसका इंक्रीज डिक्रीज लेना, जितना मर्जी आई क्या कहते रहे, बैडर्स को ये हो गया, बैडर्स को वो हो गया, जो मर्जी हो रहा है, इग्नोर मारेंगे, आंसर मैच कर देंगे। और जैसे ही आप उसके बारे में सोचेंगे यार 18 नंबर का सवाल है, 2-3 नंबर से बैडर्स होने चाहिए, तो फिर आप गए, फिर आगे शैतान ने आपको वसवसा डाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पहली टाइम में सही सोच लूं, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, डिक्रीज इन डेटर्स आ गया जी। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों डेटर की बात हमने कर ली, इन्वेंट्री की बात हो सकती है। इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग देखें जरा, 3073 और 4642। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ रही है कि कम हो रही है? कितने से? 1569 बढ़ रही है। अगर इन्वेंट्री बढ़ेगी तो बच्चों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री। बच्चों अब ये वाले ट्रेड पेएबल का गैप नहीं लेना हमने, इस ट्रेड पेएबल में गड़बड़ है। याद आ रहा कुछ कुछ? हमने जो गैप लेना है बच्चों, इसका लेना है। हाँ जी, 1716 प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? डिक्रीज इन पेएबल्स। बच्चों कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहेगा है?
कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन निकालिएगा जरा 1000 क्लियर है सबको। अब इसके नीचे क्या आना था बच्चों? हाँ जी, आप दुआ करें अल्लाह आपको भी इतना बड़ा लैपटॉप दे। अच्छा जी 10005 आ गया। अब इसके नीचे क्या आना है? टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड, ऐसी है। अब ईमानदारी से बताओ क्या कोई इंटरेस्ट पे किया? इंटरेस्ट तो पे कोई नहीं किया, आपकी तो ये लाइन खाली जाएगी। लेकिन क्या टैक्स पे किया? क्या सवाल में बच्चों हमने टैक्स का कोई अकाउंट बनाया था? टैक्स किधर गया? टैक्स का कोई अकाउंट खाली रह गया हमसे। ये ओपनिंग क्लोजिंग तो हमने लिखा है बच्चों। यहाँ पे कोई एक्सपेंस जाना था, इनकम टैक्स एक्सपेंस 1376। इसके बारे में सोचो, ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? इनकम स्टेटमेंट में सोचो पहले, तो किसी और अकाउंट में क्रेडिट होगा। वो किसी और अकाउंट कौन सा है? ये वाला है। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर कौन सी है बच्चों? 1376। 1376। तो बच्चों यहां से कुछ डेबिट साइड पे निकल आएगा। वो क्या चीज निकलेगी? 1070। तो बच्चों 1070 टैक्स पे डालेगा मेरा यहाँ पे। नहीं समझ आई? वैल्यू बताओ क्या आती है? 89। इसके साथ पॉजिटिव का नेगेटिव आंसर है। मैं कह सकता हूं नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नहीं बात समझ आई? मेरी ए एक्टिविटी निकल आई। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें 3 बातें तो हमें लिखनी हुई बच्चों। सबसे पहले जब आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करना ना, सबसे पहले ये यकीन कर लो कि क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट क्लोज हो गया आपका। ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, इसमें देखो कहीं ना कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। डेप्रिसिएशन है जी 528024812599199628 11845203 इकट्ठा करें जरा सबको। 16106 ये क्या चीज है? 16106 गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ। ठीक है 16 क्या लिखेंगे बच्चों? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 16106 माइनस में 16106। बच्चों मेरा प्लांट अकाउंट क्लोज हो गया। इन्वेस्टमेंट में देखो कमी आ रही है कि इजाफा हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो परचेज की होगी तभी तो इजाफा हो रहा है। 1147 नहीं समझ आई? ये अकाउंट भी क्लोज हो गया बच्चों। 1147 क्या चीज है? क्या बच्चों मैंने इन्वेस्टमेंट मजीद बाय की है? 1147 प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? 1147 माइनस करेंगे। क्यों? मतलब इन्वेस्टमेंट मेड अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी क्लोज हो गया बच्चों। टैक्स अकाउंट भी क्लोज हो चुका है।
डिस्पोजल रिकॉर्ड हो चुका है, ये भी डिस्पोजल रिकॉर्ड हो चुका है। कैपिटल नहीं हुआ अभी, वो तो जाना भी वैसे फाइनेंसिंग में, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, रीवेन्यू सरप्लस, बैंक लोन, सारा कुछ हो चुका है। क्लोज करें जी इसको। कैश फ्लो के इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? मेरा ख्याल है आउटफ्लो है। फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वन 0,832 माइनस में, चेक कर लो गड़बड़ ना हो। ठीक है 10832। अच्छा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आना है? कैपिटल आना है, ड्राइंग आनी है, ऐसी बच्चों। कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग देखें, कोई पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? कितने पैसे आ रहे हैं? 3, 1। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? कोई एडिशनल कैपिटल आया है 3516, एडिशनल कैपिटल आया जी 3516 प्लस में, नहीं समझ आई और साथ साथ ही हो। अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट में बच्चों क्या क्या आता है? ओपनिंग आ गया, ड्राइंग आ गई, क्लोजिंग आ गया। क्या यहाँ पे कोई प्रॉफिट आना चाहिए बच्चों? कौन से वाला आना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या सवाल में दिया हुआ है 6283? लेकिन इसमें डिफरेंस है, प्रॉफिट लिखने के बावजूद ये मैच नहीं कर रहा। लेकिन हौसला हौसला, क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी डिफरेंस है? रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट का डिफरेंस निकालें, कितना आता है? 1272। तो इधर भी इतना डिफरेंस है, ये क्या हो रहा है? याद है कुछ कुछ बचपन की बातें? मिट्टी खानी याद है, बस एंट्री नहीं याद, गंदे। 1272 रीवैल्यू सरप्लस डेबिट हो रहा है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रही है, ये क्या हो रहा है? आपको पता होना चाहिए दो बातें ऐसी होती हैं जिसमें रीवैल्यू सरप्लस से बैलेंस निकल के रिटेन अर्निंग में जाता है। नंबर 1 एनुअल ट्रांसफर, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। नंबर 2 कोई एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए तो उस रिलेटेड जितना रीवैल्यू सरप्लस होता है सारा ट्रांसफर कर देते हैं। याद है एक बिल्डिंग ऐसी है जो हमने बेची है, वो रीवैल्यूड बिल्डिंग थी, उसको हमने बेचा था, याद है? तो उसका सरप्लस भी इसमें ट्रांसफर हो सकता है। बहरहाल पॉइंट ये है क्या अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट का अकाउंट क्लोज हो गया, साथ ही रीवैल्यू सरप्लस का अकाउंट भी क्लोज हो गया। बैंक लोन क्लियर, डिस्पोजल टैक्स सारे अकाउंट खत्म हो गए। मतलब इसका मतलब हमारे सवाल में और कुछ भी नहीं है जो रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों कैश इनफ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5916 प्लस या माइनस सी, चेक कर ले कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। 5 ठीक है। अच्छा जी अब बच्चों ए पार्ट है 8935, जल्दी कैलकुलेटर पकड़े शाबाश। ए पार्ट है 8935, बी पार्ट माइनस में है 10832 और सी पार्ट प्लस में है। प्लस के माइनस नेट इंक्रीज, बच्चों प्लस हुआ तो इंक्रीज लिखेंगे, माइनस हुआ तो डिक्रीज लिखेंगे। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना जी? 4019। ये कैसे आया बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जमा किया,
अब इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी या तो भंगड़े डलेंगे या फिर दिल के दौरे पड़ेंगे। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बड़े फनकार होते हैं, अपनी तरफ से कुछ पैसे ऐड करके ना टैली करके आए हैं, क्या एक मिनट का पता लगना है। मुझे एक बच्चा कहता, सर अगर कोई एडजस्टमेंट आपको समझ ना आए तो बैलेंस शीट फिर भी टैली हो जाती है। मैंने कहा नहीं, तो सर हो जाती है, मैं करके आया हूँ। वो कैसे करके आया? सर वो 15 लाख का फर्क था, मैंने दूसरी तरफ लिख दिया। मैं सही है अभी, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, क्या इस सवाल में कैश भी है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, तो ये दोनों नेट हो जाएंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4, और बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 27। तो बच्चों हमें फिर यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग करनी पड़ेगी। ओपनिंग क्लोजिंग कैश 4, ओपनिंग कैश 4 है, क्लोजिंग कितना है? 3996, और बैंक ओवरड्राफ्ट 27 माइनस में नेट कैश -23। नहीं बात समझ आई बच्चों? ऊपर वाला बैलेंस डेबिट है, नीचे वाला बैलेंस क्रेडिट है, तो प्लस होगा कि जमा होगा? जमा, शाबाश। बच्चों क्या ओपनिंग मेरा कैश 23 माइनस में है? नहीं समझ आई? और बोलो तो सही। मेरा कैश 4 में था, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट 27 में होने की वजह से मेरा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 23 का है, तो वो 23 मैंने यहां पे लिखना है। $3,996 मैच कर लिया जी। और समझ आई बात? नहीं समझ आई? बच्चों आज इस बैड डेट्स वाले मसले में थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन हो गई है। आज आपने यही सवाल घर जाके करना है और बैड डेट्स को फुल टाइम इग्नोर करके देखना है सवाल फिर भी होता है कि नहीं होता, और कर लोगे। बच्चों ये सवाल आपने करना है घर जाके, और जो सवाल मैंने पिछला कौन सा करवाया था? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मैंने आपसे सवाल करवाया है इनडायरेक्ट से।